झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बजट कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए चौकीदारों की बहाली में हुई अनियमितताओं का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में इस बात पर जोर दिया कि चौकीदारों की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, जिसके कारण योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिला। इसके साथ ही प्रदीप यादव ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों द्वारा बहाल किए गए कर्मचारियों के साथ बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। इन कर्मचारियों से ज्वाइनिंग के नाम पर पैसे की उगाही, तय सैलरी में से कमीशन काटकर भुगतान और काम करवाने के बावजूद सैलरी न देने जैसे मामले सामने आए हैं। प्रदीप यादव ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की और प्रभावित कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। अभी बहुत महत्वपूर्ण पर्व आ रहे हैं, ईद आ रहा है, अध्यक्ष महोदय सरहुल आ रहा है, हिंदू के महारामनवमी आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सारे पूरे प्रदेश के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आग्रह करता हूं सरकार से कि भाई बुरी नजर है कुछ लोगों के जो चाहते हैं कि भाई यहां भी नागपुर की घटना हो। ऐसे लोगों ने नागपुर में बीज बोया है। सरकार को सावधान होना चाहिए और सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। केवल ऐसे नहीं कि जो घटना स्थल पर जिन्होंने किया, उस पर्दे के पीछे कौन सफेद पोश है, ऐसे लोगों को शिनाख्त पहले करनी चाहिए कि जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं। जो अध्यक्ष महोदय हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ करके इस मोहब्बत की पैगाम को धूमिल कर करके नफरत की आग पर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, ऐसे लोगों को शिनाख्त करनी चाहिए। ताकि चौकीदार बहाली हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ और जैसा सरकार कहती है कि नहीं यह बैकलॉग था, इसीलिए एससी को आरक्षण नहीं मिला, दलितों को आरक्षण नहीं मिल पाया उसमें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, फिर दलितों को आरक्षण ना मिला तो फिर ईडब्ल्यूएस को क्यों मिला? मेरा पहला प्रश्न उसमें यह है। ईडब्ल्यूएस को तो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बैकलॉग था, लेकिन ईडब्ल्यूएस को मिला, उसके रिजल्ट भी आए, उसके चयन भी हुए। तो यह जो चौकीदार की बहाली है अध्यक्ष महोदय, उसके नियमावली मेरे हाथ में है। यह नियमावली पिछली सरकार ने बनाई है और यह नियमावली ही विरोधाभास है। इस नियमावली में एक बिंदु यह है अध्यक्ष महोदय कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना होगा। बिल्कुल सही। बीट में एक पंचायत के 10 बीट बनेंगे, कई 80 घर, 90 घर, 100 घर के, उस बीट का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, फिर आगे कहती है यह नियमावली कि भाई आरक्षण जो लागू होगा जिला स्तरीय होगा, नौकरी जिला स्तरीय होगा। जब आपने यूनिट बीट को मान लिया तो पहले ही जिला उपायुक्त को यह निर्णय करना चाहिए कि कौन बीट रिजर्व होंगे, कौन बीट अनरिजर्व होंगे, जो कोई उपायुक्त ने नहीं किया अध्यक्ष महोदय। अब जो सारे बीट अनरिजर्व रहे, अब उसी में से आदिवासियों को भी कंपटीशन पिछड़ों से सामान्य से करना पड़ा, दलितों का भी कंपटीशन उसी में करना पड़ा। पहले इनको रिजर्व करना चाहिए। तो ये पूरी बहाली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज न कल उच्च न्यायालय इस पूरी बहाली को रद्द करेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार रघुवर जी की सरकार थी यहां, आपके अगर ध्यान में हो तो उस समय 13 और 11 जिले की बहाली हुई थी। मैंने उस समय भी कहा था कि यह आज न कल रद्द होगा। रद्द हुआ तो सरकार ने किसी तरह उसकी जान बचाई सुप्रीम कोर्ट में जाके अध्यक्ष मोदी। यही कहानी इसमें है। ये पूरी बहाली गलत है। सरकार को इनसे एक बार संज्ञान लेना चाहिए और इन विषयों को देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा आग्रह होगा कि अनुबंध पर बहाली और आउटसोर्सिंग, ये इस सरकार की जमाने से नहीं है, पुराने जमाने से चल रहा है। लेकिन इस सरकार से लोगों को उम्मीद है। यह बहाली अध्यक्ष महोदय नौजवानों का शोषण भी करता है और यह बहाली आरक्षण विरोधी भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा जो एजेंसियां जिनको काम मिलता है बिना पैसे का वो बहाली नहीं करता। मैं चुनौती भरे शब्दों में कह सकता हूं,
बिना पैसे लिए नौजवानों की बहाली नहीं करती है। दर्द होता है अध्यक्ष महोदय जब लोग आके कहते हैं कि हमें 30,000 लगा, 40,000 लगा, इसके बाद एजेंसी में और उस बहाली के बाद आप भी अध्यक्ष महोदय अपने क्षेत्र में देखते होंगे कि 40% उसके मानदेय में कटौती की जाती है। एक एक लोगों का यह दर्द है अध्यक्ष महोदय। और वो जो एजेंसी में बहाली हुआ उसमें कोई आरक्षण की नियमावली नहीं है। कहां बैकवर्ड, कहां आदिवासी, दलित, किसी की बहाली नहीं हो पाती अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस बहाली पर सरकार रोक लगा, और रोक लगाते अगर उसी से करना है, अगर अस्थायी ही बहाली सरकार की मजबूरी है तो एक नियमावली सामने लाए कि भाई इस आधार पर अस्थायी बहालियां होगी जिसमें नौजवानों का शोषण भी ना हो सके, नौजवानों को आरक्षण का भी लाभ मिल सके, और अध्यक्ष महोदय उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सके। इसलिए कह रहा हूं कि आज अनुबंध की बहालियां, आज कोई मर जाए उस एजेंसी की बहाली में तो फिर उनका बाल बच्चा कौन देखेगा, कोई देखने वाला नहीं। ये सारी चीज सुनिश्चित हो, ये मेरा आग्रह होगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार है। अभी हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने एक बयान पढ़ा, और ये केवल आज से ही नहीं, पहले मुख्यमंत्री का भी बयान मुझे याद है। दोनों कतरन है मेरे पास, बाबूलाल जी भी बैठे हैं, आदरणीय हेमंत बाबू भी बैठे हैं यहाँ। इन्होंने कहा कि भाई प्रखंड मुख्यालय और अंचल कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया। बाबूलाल जी कहते थे कि भ्रष्टाचार इतना है कि हमें रात में नींद नहीं आती। अध्यक्ष महोदय सच में ये सबके लिए है, और ये बड़ा टास्क है। सच में ये बड़ा टास्क है। इस पर कैसे हम नकेल कसे, इस दिशा में सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। आज आप देखें मनरेगा, जो यूपीए गठबंधन सरकार ने मनरेगा को आगे बढ़ाया अध्यक्ष महोदय, मनरेगा आज मजदूरों का योजना नहीं, बिचौलियों का सौदा बन के रह गया ब्लॉक कार्यालय में।